गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी। देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहली कहानी ग्राम 1911 में, पत्रिका इंदु इसमें प्रकाशित हुई। इनका प्रमुख कहानी जो संग्रह हैं और तो इनकी चर्चित कहानियां हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली कहानी कहें या कहानी संग्रह के रूप में कहें तो छाया 1912 में प्रकाशित हुई। प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1938 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। ये तो इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कौन सा? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं। अब बात आती है कि इनकी प्रमुख कहानियाँ, प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी रही। उसमें हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। ये इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। तो ये तो था जयशंकर प्रसाद की कहानियों का थोड़ा सा जिक्र। अब हम सीधे आते हैं हमारे विषय पर, गुंडा कहानी पर। और आज हम पढ़ेंगे गुंडा कहानी का सारांश क्या है, कि गुंडा कहानी में मुख्य किस बात का जिक्र किया गया है। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित है। गुंडा कहानी हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में अपना स्थान रखती है। किसमें? हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में इस गुंडा कहानी का स्थान है। इस कहानी की कथा वाराणसी के परिवेश पर आधारित है। किस पे हैं? वाराणसी के परिवेश पे। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के समक्ष परास्त होते देख एक नवीन संप्रदाय यानी वर्ग की सृष्टि का प्रसाद जी ने उल्लेख किया है। किस बात के लिए? कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में भारत में न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने हारता हुआ देखकर प्रसाद जी ने एक नवीन संप्रदाय यानी वर्ग की सृष्टि की है और उसी वर्ग का उल्लेख किया है जिन्हें काशी के लोग गुंडा समझते थे। क्या समझते थे? गुंडा। उनका धर्म वीरता था, जिसका प्रदर्शन वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों और असहायों की रक्षा या रक्षार्थ करते थे। अपनी वीरता का उपयोग अन्याय के, अत्याचार के विरुद्ध और निर्बलों और असहायों की रक्षार्थ करते थे। ऐसे ही एक पात्र नहलू सिंह का इस कहानी में जिक्र किया गया है, जो काशी के प्रतिष्ठित जमींदार बाबू निरंजन सिंह का वीर पुत्र हैं। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा के पूर्ण न होने पर वह मानसिक चोट से घायल हो जाता है, परंतु स्वाभिमान के साथ निर्भय होकर अपने साथियों को
लेकर काशी की गलियों में घूमता रहता है। वहीं की एक तवायफ की लड़की दुलारी से नहलू ने राजमाता पन्ना के प्रति मधुर संबंधों का पता चलता है, जो अपने पुत्र राजा चेत सिंह के साथ काशी के आतंकपूर्ण भय और सन्नाटे के माहौल में कैद कर ली गई है। जब दुलारी के साथ यम से नालू सिंह को इस बात की जानकारी मिलती है, यानी जब दुलारी को या जब नालू सिंह को दुलारी के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है तो उसका मन अधीर हो उठता है। वह अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों के साथ उन्हें उस कैद से आज़ाद करने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पहुंचकर वह अपने प्रयत्न में सफल होता है। वह स्वयं तिलंगों की संगीनों के सामने चट्टान सदृश खड़ा होकर अविचलित भाव से तलवार चलाता हुआ राजमाता और राज परिवार की रक्षा करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है। सजग साहित्यकार प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से काशी के गुंडों की विशेषताओं को रेखांकित करने की कोशिश की है, जिनमें आज़ादी की ललक है तो मानवीय भावनाओं से पूर्ण कहानी दिखती है। गुंडा कहानी के हम मुख्य बिंदु यहाँ देखेंगे। उसमें पहला बिंदु यह है कि ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में काशी नगरी में समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देख एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि का लेखक ने उल्लेख किया है, जिन्हें वहाँ के लोग गुंडा समझते हैं। उनका संग्राम या उनका धर्म जो है वह वीरता है, जिसे वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों के असहायों की रक्षा करने में व्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक पात्र नालू सिंह का जिक्र है, जो जमींदार बाबू निरंजन सिंह का पुत्र हैं। ये तो हो गया मुख्य बिंदु नालू सिंह के बारे में। दूसरा इसका बिंदु है वह है नालू सिंह पन्ना से प्रेम करता है, पर राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक उसके रानी बनाए जाने पर वो मानसिक चोट से घायल हो जाता है। अव्यक्त प्रेम को या अव्यक्त प्रेम की कसक और असफल प्रेम का प्रतिशोध उनकी जीवन धारा का रुख बदल देती है और वह नालू से गुंडा नालू सिंह बन जाता है। जीवन बदल गया उनका, पर उसे अफसोस इस बात का है कि राजा बलवंत सिंह से बदला लेने के लिए वह गुंडा तो बना, लेकिन उसके कलेजे में बिछुआ न उतार सका। कि वह तो गुंडा बन गया, लेकिन बलवंत सिंह को वह मार न सका, उनके कलेजे में बिछुआ न उतार सका। तीसरा बिंदु है इस कहानी में, वह है बलवंत सिंह से तो वह प्रतिशोध नहीं ले पाता, लेकिन अपनी संपत्ति को पानी की तरह बहा देता है, क्योंकि उससे संपत्ति और उस संपत्ति पर टिके समाज से सख्त नफरत हो गई। संगठित शक्ति के मुकाबले संगठित विकल्प यानी प्रतिशोध न होने के कारण प्रतिशोध की भावना एंटी हीरो को जन्म देती है। नालू सिंह को
अपराधी बनाने वाली शक्तियों का समाज पर प्रभाव है। राजा बलवंत सिंह की जबरदस्ती हेस्टिंग और उसके प्रशासकों सहयोगियों के अत्याचार एक वर्ग की संस्कृति हैं। उनके अपराध राज्य और कानून की दृष्टि में अपराध नहीं, इस निरंकुश सत्ता के अपराधों का संगठित प्रतिवाद न होने या कथित में जीने और उनसे लड़ने के लिए संप्रदाय गुंडा जो है वह प्रसिद्ध हो गया है। चौथा बिंदु इसमें है वह है अत्याचार संगठित हैं और वैधानिक हैं। वह अमानवीय समाज को जन्म देता है जो मनुष्य की भावना और इच्छा का सम्मान नहीं करता। दुलारी से नालू सिंह का जिक्र गुणगान करती है, सुनकर पन्ना अन्य मनसक हो जाती है और राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक महारानी बनाए जाने के पहले ही एक संभावना को सोचने लगती है कि काश उसका ब्याह नालू सिंह से हो जाता। इस या उस संभावना की कसक महारानी पन्ना के मन में अब भी है, पर कभी उसे व्यक्त नहीं कर पाई। पर नालू सिंह जब पन्ना को छुड़ाने शिवालय घाट पर पहुंचा, तब एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। एक क्षण की एक कौंध उस समूचे पल को निरर्थक बना देती है, जो मनुष्य की संभावना को कुचलता है। यही एक क्षण कहानी की संवेदना का वह बिंदु है जहाँ वल्लभी विदेश रहे एकाएक जन्म जन्म का विश्वास बनकर सामने आ जाती हैं। इसी एक क्षण में पहले की सारी कोमल भावनाएं यथार्थ के उस क्रूर सत्य से टकराती हैं जो शक्ति के संसाधनों या शक्ति के संस्थाओं की अमानवीयता उद्घाटित कर देता है। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। इस संकट में पन्ना की रक्षार्थ जन्म जन्म के जिस विश्वास और अनुराग से नालू सिंह वहाँ पहुँचा था, वह एक क्षण में उसे गुंडा से सेवक बना देता है और स्वयं को दांव पर लगाकर पन्ना को बचा लेता है, जो प्रसाद की रोमांटिक संवेदना का एक खास गुण कहा जाता है। इस कहानी का पांचवा बिंदु है जिसमें जिक्र किया गया है कि इस प्रकार अमानवीय शक्ति स्थानों की टकराहट से प्रतिनायक के मानवीय गुण उभर कर सामने आते हैं। बोधी सिंह से जुए के दौरान भयंकर झगड़ा मनमुटाव रहने के बावजूद भी नालू सिंह उनके लड़के की बारात लेकर जाते हैं, सारा खर्च उठाते हैं। वे दुलारी से गाने की फरमाइश करते हैं पर कोठे की सीढ़ियां नहीं चढ़ते। झारी जो कि एक अपेक्षित नारी हैं, दुलारी जो कि एक अपेक्षित नारी हैं, पर उसमें मानवीयता है, खुददारी है, नालू के प्रति अनुराग रखती हैं। सुबह नाले पर नालू का मन बेचैन है। रात में दुलारी उनके पलंग पर आ जाती हैं। दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर
बैठ जाती हैं। कौन कहता है? नहलू सिंह। मैं चिर राजकुमार बंदी पन्ना और चेत सिंह को उसके विश्वासी लोग या तो धोखा देते हैं या हताश होकर बैठ जाते हैं, तब नहलू सिंह जान देकर राजमाता और राज परिवार को बचाते हैं। इस तरह उनके चारित्रिक गुण सामाजिक खलनायक से लड़ने वाले व्यक्ति नायक के गुण हैं, वे सामाजिक प्रतिरूप नहीं हैं। छठा बिंदु है इसका कि गुंडा कहानी सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता विमर्श में स्त्री की यातना की कहानी है। पन्ना असवर्णता और वैधव्य का दोहरा अभिशाप झेलती है। छोटी होने के कारण पटरानी है और पुत्रवती होने के कारण सम्मान पाती है, लेकिन उसकी यातना की अनेक परतें हैं। उसने बलवंत सिंह से स्वेच्छा से विवाह नहीं किया। उसकी इच्छा की बलवंत सिंह के सामने कोई कीमत नहीं है, यानी बलवंत सिंह के सामने उसकी इच्छा की कोई कीमत नहीं है। उसकी इच्छा, भावना, विश्वास इस तरह दब जाते हैं जिन्हें वह एकांत में भी प्रकट नहीं कर सकती। पटरानी बनने के बाद वह अन्य रानियों की डाह में मुक्त नहीं रहती। विधवा होने के बाद उसके अपमान का अंत नहीं है, यह उसकी स्त्री अस्मिता है। स्त्री होने के कारण वह उत्पीड़न की सबसे सहज शिकार हैं। बलवंत सिंह उसे बलपूर्वक रामनगर की रानी बनाते हैं और हेस्टिंग के आदेश पर स्टार भी उसे बलपूर्वक कलकत्ता भेजने पर आमदा है। इस तरह सामंती और साम्राज्यवादी सत्ता की दोहरी यातना में ग्रस्त पन्ना का जीवन कई अर्थ छायाएं प्रदान करता है। इस कहानी का छठा बिंदु होने के बाद में सातवां बिंदु कहता है कि गुंडा कहानी का देश काल सुनिश्चित है। प्रसाद लिखते हैं, 16 अगस्त 1781 को काशी डावाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह स्टार पहरे में थे। नगर में आतंक था, कूटनीति का दौर बीत चुका था। दमन और आतंक के बल पर अंग्रेजी राज अपने पांव फैला रहा था। इस तरह काशी हिंदुस्तान का प्रतीक बन जाती। निश्चित देश काल का चित्र बृहत्तर ऐतिहासिक यथार्थ की झलक देने लगता है। देशी सामंत अपने राग रंग के लिए प्रजा पर अत्याचार करते थे। साम्राज्यवादी शासन पहले दौर में सामंतों को बेदखल कर रहा था। जनता से अलगाव के कारण यह सामंत्य अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता था। इस तरह सामाजिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल थी। गुंडा के पास संकल्प, साहस और चारित्रिक गुण हैं, पर जागृत सामाजिक चेतना नहीं है, संगठित शक्ति नहीं है। वह उत्पीड़न की प्रक्रिया से पैदा हुआ है, इसलिए साम्राज्यवादी उत्पीड़न के क्षण में वह ऐतिहासिक भूमिका अदा करता है, लेकिन उसकी यह भूमिका सीमित है। इसलिए पन्ना और चेत सिंह को खिड़की के रास्ते नदी में खड़ी डोली में उतारकर खुद संगीनों का प्रहार अपने शरीर पर झेलता है। उसके शौर्यपूर्ण जीवन के साथ उसकी ऐतिहासिक भूमिका भी खत्म हो जाती है। गुंडा को मृत्यु वैयक्तिक नायकत्व वाली रोमांटिक संवेदना की मृत्यु है। वह एक संदेश है कि संगठित सत्ता का विरोध संगठित माध्यम से ही होता है। यह संदेश 1781 के भारत से ज़्यादा प्रसाद के भारत के लिए है। आठवां बिंदु है इसका, वह है पराधीन जाति अपने स्वर्णिम अतीत से अपनी वर्तमान दशा की तुलना कर एक चेतना
जगाने की कोशिश करती है। प्रसाद ऐसी तुलना के लिए खास तौर से प्रसिद्ध हैं। गुंडा में इस प्रवृत्ति की झलक हमें दिखाई देती है। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्मविद्या लिखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे इत्यादि। आज 9वां बिंदु है इसका, ये कहानी एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत करती है कि अंग्रेजी जुल्म के समय हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। सांप्रदायिक प्रश्न खड़े हो मौलवी कुबरा और हिम्मत सिंह जैसे लोग अंग्रेज़ों की सहायता करें। प्रसाद जी इस स्थिति को सामने रखकर राष्ट्रीय चेतना के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार गुंडा कहानी के ताने बाने में बहुत से सूत्र पिरोए हुए हैं। सामंती उत्पीड़न है, साम्राज्यवादी निरंकुशता है, नाहलू सिंह जैसे बहिष्कृत चरित्र के प्रेम और उत्सर्ग का उत्कृष्ट रूप हैं। उसका शौर्य, उसकी आज़ादी के प्रति ललक, बनारस का सांस्कृतिक जीवन, धनी वर्ग की कायरता और गद्दारी, दुलारी जैसे उपेक्षित चरित्रों की मानवीयता और खुददारी, भारतीय समाज का ऐतिहासिक संक्रमण, सांप्रदायिक प्रश्न, स्वर्णिम अतीत से वर्तमान की तुलना, राष्ट्रीय जागरण की भावना को जगाने का प्रयत्न आदि। इस प्रकार से आज हमने इस गुंडा कहानी का सार पढ़ा और इस सार को अच्छी तरह से विवेचित करने की कोशिश की। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।